वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक और आज मैं स्टार्ट करूंगा कुछ एमसीक्यूज, अच्छे एमसीक्यूज। अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था या लास्ट यूनिट मैं कहूँ वो था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हम जो है 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स हम चला ही रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड तक हम कंप्लीट पूरी करेंगे। सीरीज इंडियन इकोनॉमी की भी चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी चल रही है ना। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने उसमें 9 लेक्चर में क्या क्या कवर करा है, ये जो आपका पहला यूनिट है, पहला यूनिट कौन सा है? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, या तीसरा कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। वैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपको मिलेगा, तो हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वो एक ही बात। तो यहाँ पर ये है कि ये 9 लेक्चर हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने ये 3 यूनिट कवर कर लिए हैं। अब ये जो यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ना एमसीक्यूज, क्योंकि देखिए एग्जाम आप जब आप क्रैक करेंगे है ना, तो आपको वही एमसीक्यूज ही वहाँ पर चाहिए। एमसीक्यूज आते ही आते हैं, तो एमसीक्यूज आपको चाहिए कि आप उनको ही सॉल्व कर पाएँ। थ्योरी हर कोई पढ़ लेता है, आपको लगेगा कि ज्ञान आपके अंदर इंजेक्ट हो चुका है, घुस गया है, आप ज्ञानी बन गए। लेकिन जब एमसीक्यू आता है तब जो है कि आपके ज्ञान की जो है कि वहाँ पर परीक्षा होती है। तो वो जो है कि ज्ञान मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपना आजमाएं और जो है कि स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द सप्लाई कर्व ऑफ ए प्रोडक्शन इज बेस्ड प्राइमरली ऑन, बताइए सप्लाई कर्व ऑफ ए प्रोडक्शन इज प्राइमरली, सप्लाई कर्व भाई किस पर डिपेंड करता है? देखिए यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है, कंज्यूमर की बिहेवियर पर डिपेंड करता है। दूसरा है प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग, है ना, प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग, है ना, ये जो है कि मेकिंग पर डिपेंड करता है। सप्लाई कर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसकी मेकिंग की जो डिसीजन ली जाती है उस पर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या ऊपर में से किसी भी नहीं, बताइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर बिहेवियर से जो है कि वो वहाँ पर डिमांड का लेना देना होता है। कंज्यूमर के हाथ में क्या होता है कि डिमांड, भैया मन होगा नहीं करेंगे, मन होगा करेंगे, है ना, यही तो होता है। कंज्यूमर बिहेवियर से जो है कि प्राइस जो है कि ऊपर नीचे होता है, होता ना, प्राइस ऊपर नीचे होता है। कंज्यूमर मान लो अगर डिमांड नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइस थोड़ा नीचे आएंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जो है कि आप देखें कि प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग है ना, ये जो है कि यहाँ पर आपका जो है कि सप्लाई कर्व प्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से पूरा लिंक बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग सप्लाई कौन करता है? सप्लायर करता ना, और सप्लायर ही कौन होता है भाई? वो प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मतलब यानी मेकिंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट की बना रहा है प्रोडक्ट को, है ना। अब वही क्या लेता है? डिसीजन लेता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी की प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग जो है कि वो आपका आंसर, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका जो है कि प्रोड्यूसर से लिंक है। प्रोड्यूसर ही आपका जो कौन होता है? सप्लायर, और सप्लायर से ही लिंक होता है आपका सप्लाई कर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है। द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट्स दोज हु आर डूइंग सप्लाइंग, है ना, विच एक्सप्लेन वाई सप्लाई कर्व्स आर अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है, ऐसे डिमांड होता है, ऐसे ये डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व, ये प्राइस होता है, ये क्वांटिटी होती है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी इंक्रीजेज। देखिए मार्केट में जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा, तो मान लीजिए आप प्रोड्यूसर है, तो आप तो ये चाहोगे आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, तो आप और सप्लाई बढ़ाओगे, क्योंकि आपको कमाने का मौका मिल रहा है। अगर वही प्राइस मार्केट में नहीं है, प्राइस नहीं मिल रहा, तो आप सप्लाई, आपका मन नहीं करेगा कि आप और माल बेचो, आपको प्राइस ही नहीं मिल रहा मन का, है ना। जितनी आपकी कॉस्टिंग आ रही है उतना ही मार्केट में कह रहा है कि उतना ही रेट, तो आप क्या सप्लाई करोगे? नहीं करोगे। अगर ज़्यादा कम मार्जिन है तो फिर कम सप्लाई, ज़्यादा मार्जिन तो आप ज़्यादा सप्लाई कमाने का मौका मिला। तो वही जो है कि यहाँ पर ग्रेटर इंसेंटिव टू द सप्लाई ए प्रोडक्ट बिकॉज मोर मनी कैन बी मेड एट द हायर प्राइसेस। तो वो वाली यहाँ पर बात हो जाती है, और ये डायरेक्टली आपके सप्लायर से लिंक होता है ना। सेकंड, इकोनॉमिस्ट अज्यूम दैट प्रोड्यूसर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज। इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं? प्रोड्यूसर भाई क्या क्या
मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, मैं हज़ारों बार रिपीट कर चुका हूँ कि प्रोड्यूसर जो है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना। सेल्स हो रही है, अब भाई मान लो कि सेल्स जो है 1000 जो है कि प्रोडक्ट क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर जो है कि मान लो उनका प्रॉफिट 1000 रुपये हुआ, और एक टाइम पे जो है कि मान लो कि वो 100 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो है कि 100 क्वांटिटी सेल कर प्रॉफिट उनको उसमें 2000 का हो रहा है। तो आप बताइएगा कौन सा सही रहेगा? ये वाला वो ऑप्ट करेगा या ये वाला ऑप्ट करेगा? वो ये वाला ऑप्ट करेगा। उसको सेल से मैक्सिमाइज सेल थोड़ी ना कर करेगा कि वो सेल्स की मैक्सिमाइज 1000 हो जाए सेल्स, उससे उसको मतलब नहीं। उसको मतलब है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट से। वो तो वो 100 बेच के 200 कमाना चाहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी कितनी इंटू प्राइस, ये रेवेन्यू होता है। तो वही वाली बात हो जाएगी। मान लो कि ये 1000 उसने बेचा, और एक उसने बेचा मान लो कि 100 रुपये का, 100 रुपये का, है ना। तो ये कितना आपका 1 लाख बना, 1 लाख रेवेन्यू बना। लेकिन उसने जो है कि एक ही मान लो कि डॉलर का या कुछ भी मान लो उसका उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो $1000 यहाँ पर जो है कि उसको बेनिफिट मिला। तो ये लेकिन रेवेन्यू क्या है, 1 लाख इतना है। यहाँ पर मान लो उसने 100 बेचा, और जो है कि यहाँ पर जो है कि मान लो 100 क्वांटिटी यहाँ बेचता, तो यहाँ पर बेचेगा कितनी, 10,000, $10,000 का बेचेगा। लेकिन 10,000 मान लो कि उसको जो है कि एक पे रेवेन्यू जो है कि उसको अच्छा मिल रहा है ना, और वहाँ पर जो है कि वो $200 कमा ले रहा है, $200 जो है कि वो कमा ले रहा है। तो आप बताइएगा फिर यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर तो इतना है, 10,000 है, और यहाँ पर 1 लाख है। तो वो इसको इसको नहीं जाएगा, वो इसको ही जाएगा, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट से ही मतलब है। उसको रेवेन्यू से, यूटिलिटी से, सेल्स से उसको कोई मतलब नहीं, उसको प्रॉफिट से ही मतलब है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है डी। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट तो आप जानते हो, यहाँ पर आंसर आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट होता क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आया, और टोटल उस पर कॉस्टिंग कितनी लगी। भाई तो प्रॉफिट तो सभी लोग जानते हैं, कितना कितने में चीज़ आपकी बिक गई और कितनी चीज़ बिकी, तो उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, मान लो कि 1000 रुपया, और जो आपने आपके पास आया, मान लो आपकी लागत लगी थी 600 रुपया, तो आपको 400 प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें अभी कोई कोई साइंस बड़ी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अब आप देखिएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए रिसोर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए रिसोर्स क्या होती है बताइए? मैंने आपको बताया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो ये होता है कि जिन रिसोर्सेज से आप, मान लो मैंने ये पेन बनाया है, तो जो इसमें रिसोर्सेज लगे, मान लो इसमें स्टील लगा है, प्लास्टिक लगी है, या मान लीजिएगा इसमें जो भी है, मान लो सपोज इंक है, इंक तो मान लो इसमें तो है नहीं, डिजिटल पेन है, या कुछ भी है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो रॉ मटेरियल लगा है, इस अब ये बताइए, अगर ये पेन नहीं बनाता तो इसी प्रोडक्ट से जो ये रिसोर्सेज में लगे हुए हैं, कुछ और भी तो प्रोडक्ट बनाया जा सकता था। तो कहने का मतलब ये है, वो रिसोर्सेज हमने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने ये पेन बना दिया। तो यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट हमने भुला दिया है, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमने भुला दिया है और उसको बना दिया है ना। तो जो हमने प्रोडक्ट भुला दिया, यानी जो है कि जो प्रोडक्ट में बना सकता था, है ना, उसकी जो कॉस्टिंग है वही इसकी कॉस्टिंग है ना। यानी जो है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच वी हैव फॉरगॉन, जो हमने भुला दिया, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए अभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है भाई, मैं आपको बता चुका हूँ प्रोडक्शन में कॉस्ट, जो भी आपका थियरी प्रोडक्शन कॉस्ट का जो पढ़ाया मैंने। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली और इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनली। बताइए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है बहुत अच्छे से जो आप लोगों को बताया था मैंने, वहाँ पर बाकायदा नोट्स में आपको बताया है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है कि क्या होती है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है कि जो नाम से ही अगर आप समझ सकते हो, तो नाम से ही समझ जाइएगा कि नाम से ही आपको लगेगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है कि एक तरीके से बाहरी है ना, बाहरी कॉस्ट है ना। इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी, अंदरूनी, हिंदी में इस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, अंदरूनी। तो वो आप बताइएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कि यहाँ पर जो है कि क्या मानी जाएगी, बाहर और अंदरूनी दोनों होगी, एक सिर्फ अंदरूनी होगी, एक सिर्फ बाहरी होगी? बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा।
बताइए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है, जैसे कि जो बाहरी कॉस्ट होती है, जैसे मान लो आपका रेंट हो गया है ना, रेंट हो गया है, तो वो एक तरीके से आपकी बाहरी कॉस्ट है। जैसे ये पेन बनाया है, अब इस पेन में मान लीजिएगा एक तो इसकी खुद की कॉस्ट हो गई है ना, एक तो उसकी खुद की कॉस्ट हो गई, इसके अंदर प्लास्टिक लगा है, इसके अंदर इंक है, इसके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी कॉम्बिनेशन जो भी लगा है, इसके अंदर स्टील लगी, जो भी लगा है, एक तो वो इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी है, जो कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, जो इसकी जो है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो कॉस्ट है ना, वो आपकी हो गई है कौन सी, मटेरियल, है ना, ये वाली, ये वाली। तो इसकी जो कॉस्ट लगी है वो हो गई इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। बाकी जो मान लो कि एक्स्ट्रा चार्जेज हैं, जैसे कि मान लो रेंट हो गया है, इसका मान लो किराया भाड़ा हो गया है, अगर ये कहीं से जाएगा कहीं जाएगा तो वो भी तो भाई प्रोड्यूसर की कॉस्टिंग में जोड़ेगा ना, है ना, उसके हिसाब से मान लो, तो वो हो जाती है सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अब आप ये बताइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रिसोर्स की क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिसोर्सेज के मतलब ये हो गई कि मान लो कि जिन चीज़ों का सहारा लेकर के हमने ये पेन बनाया, उन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर के मैं कोई दूसरी चीज़ बना सकता था। जैसे जिस बिल्डिंग में मैं ये पेन बना रहा हूँ, मान लो ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में मैं पेन बना रहा हूँ, इस बिल्डिंग के कुछ मान लो कि कुछ इन्वायरमेंट होगा, है ना, तभी मान लो कि बिल्डिंग इसका रेंट भी है ना, तो मैं तो कुल मिला के जो है कि उतनी ही कॉस्ट में, यानी इसी बिल्डिंग में जो है और इन्हीं कंपोनेंट से मैं इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकता था। वही इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो है यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ही अज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ले लें, है ना, ऐसा नहीं है। हम जो है कि इम्प्लिसिट के अलावा इसके जो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो भी लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। इसका जो है कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आंसर जो है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज दैट टेक अ फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बता ना, रेंट, रेंट हो गया है, मॉर्टगेज, सप्लाईज, यूटिलिटीज, रॉ मटेरियल, है ना। अब देखिए जो रॉ मटेरियल है ये आपका यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपको लग रहा होगा, देखिए, लेकिन इम्प्लिसिट का कॉस्ट आप पढ़िएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर फर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज विदाउट करस्पॉन्डिंग द कैश पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फर्म यूजेज मनी टू पे, ये देखिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वही बोलेगा जो इसका रॉ मटेरियल है वो आपका आ जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट में, है ना। दैट इज could charge interest free, the interest that money could have made earning interest is an implicit cost, है ना। तो implicit cost में और explicit में यही अंतर होता है कि जैसे कि जब जो इसके जो ओन प्रोडक्ट है, कंपनी उसको परचेज करती है, मान लो रॉ मटेरियल, है ना, तो वो कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करेगी तो वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा, है ना। लेकिन मान लो कि जो मॉर्टगेज है, तो मान लो कि जो लोन दिया, जो मान लो कि जो इंटरेस्ट वगैरह दे दिया है ना, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट वगैरह होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, या मान लो कि रेंट हो गया है, तो वो दे दिया, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ आपको मिला हो रॉ मटेरियल जो इस पेन में लग गया हो, है ना, वो, है ना, समझ रहे हो आप। लेकिन कुल मिला के जो है कि इंक्लूड उसे भी करा जाएगा, इंक्लूड क्या करा जाएगा, इंक्लूड उसे भी करा जाएगा यहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों मिला करके बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when resources are owned by the firm and no payment is made for their use, रिसोर्सेज जो है कि वो फर्म के द्वारा ओन करे गए लेकिन नो पेमेंट इज मेड फॉर देयर यूज, दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्री रिसोर्सेज। बताइए, मतलब रिसोर्सेज कंपनी के द्वारा ओन कर लिए गए हैं लेकिन उनका उनके लिए उनका कोई पेमेंट नहीं दिया गया है, तो वो कैसे रिसोर्सेज है, दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्री रिसोर्सेज, पहला इसका ऑप्शन है। दे हैव नो अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब उनका पेमेंट नहीं दिया तो क्या उनका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है क्या, ये ऐसा उन्होंने बताया। दे रिप्रेजेंट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, दे रिप्रेजेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बिल्कुल जो है कि पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड क्वेश्चन है, आप सभी लोग जो इसका जो है कि आंसर दीजिएगा, इसे समझिएगा।
चलिए हम करते हैं इसको। जो हमारा ए ऑप्शन है, दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्री रिसोर्सेज। देखिए, मान लो कि कंपनी के द्वारा कोई रिसोर्सेज ओन है ना, कोई ओन है। मान लो जैसे कि कंपनी द्वारा मान लो जो भी रिसोर्सेज मान लो अपना ओन होता है, जैसे खुद का, मेरा खुद का रिसोर्स है, मान लो कि आपका आपका मकान है ना, और आपका मकान तो आपका अपना ओन, तो क्या वो फ्री हो गया है? बताइए। देखिए, उसको फ्री नहीं कहा जा सकता है। कि फ्री का मतलब जो है कि जैसे कि आप ना उसको उसके बदले में कुछ अगर पे नहीं कर रहे हो, मान लो आपका खुद का मकान, आप रेंट नहीं पे करो, तो क्या वो फ्री का है? बताइए। तो वो यहाँ पर बात नहीं जमी। हैव नो अल्टरनेटिव यूजेज, ये भी बात, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। ये तो मतलब सरासर गलत बात कह दी गई कि अल्टरनेटिव यूज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता भाई? अब हवा फ्री है, हवा का कोई दूसरा यूज नहीं है क्या सांस लेने के अलावा? समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें हैं, हवा फ्री में मिल रही, पानी है फ्री में मिलता, तो पानी का कोई यूज नहीं है क्या? समझ रहे आप? तो अल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए, ये जो है इम्प्लिसिट और ये क्या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हमेशा आपने सुना है, मैंने आपको बताया था कि देखो, रेंट ऐसे जाता है, पैसा मतलब जाता है। इम्प्लिसिट में मतलब जो हमको मिल जाए। तो यहाँ पर ये है कि अब ये तो दो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में आपने देखा था कि यहाँ पर रेंट दे रहे हो आप। अब रेंट दोगे तो आपका वो अपना तो होगा नहीं, जो भी प्रॉपर्टी आपका खुद का तो वो होगा नहीं, तो रेंट दे रहे हो। तो रेंट जो है आपका यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है कि रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बचा है आपका सी, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इट रिप्रेजेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट रिप्रेजेंट, वह आप उसको पढ़िए ध्यान से, वन रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ फर्म एंड नो पेमेंट इज मेड फॉर यूज, है ना। ओन्ड है, और उसके जब ओन्ड है तो ही बिल्कुल उसका उसके लिए जो है कि पेमेंट भी वही है, फिर नहीं वो दे रही है, तो वो उसकी जो है कि किस में आएगा? इम्प्लिसिट में आएगा, एक्सप्लिसिट में नहीं आएगा। एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं? पेमेंट जो है कि मेड करते हैं, पेमेंट देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, सी आंसर आपका करेक्ट है। एवरीथिंग हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट एल्स कुड बी डन एंड हाउ मच मनी कुड बी अर्नड इन रिगार्ड टू एन ओन्ड रिसोर्स, whatever money could be earned in the best alternative endeavor is the implicit cost of owning a resource। तो ये आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर, पहला ऑप्शन, नॉट पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉट पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बताया है। दूसरा क्या है? द ओनली, मैं इधर हट जाता हूँ, आप लोगों को दिखे, द ओनली कॉस्ट कंसीडर्ड इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा है एग्जैक्टली द सेम एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन है एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट फॉर रिसोर्सेज परचेज्ड। बताइए आप। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पिछले दो क्वेश्चंस में मैं आपको काफ़ी हिंट दे चुका हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। पहला है कि नॉट पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताइए, तो सरासर, क्योंकि एक क्वेश्चन ही अभी हमने करा था जिसमें मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को मिलाकर के बनती है। बी वाला है द ओनली कॉस्ट कंसिडर्ड इन अपॉर्चुनिटी, ये भी सरासर गलत हो क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट को निकाल दिया है ना। एग्जैक्टली सेम एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी भाई गलत क्योंकि दोनों में अंतर होता है। और जब तीन गलत हो गए तो बच्चा तो एक सही, जो भी होगा वो सही ही होगा। जब तीनों गलत हमको हमने साबित कर दिए तीनों गलत हैं, तो बच्चे क्या करते, पढ़ते ना पढ़ते हैं उसको टिक कर देते हैं। वो सही भी है, उसमें कोई वो भी नहीं, टाइम बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम एमसी क्यू चूकी कर रहे हैं, तो हमको इसको समझ लेते हैं एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट फॉर रिसोर्सेज। आपने देखा था पिछले वाला एक्सप्लेनेशन कि हम जो पेमेंट एज अ मनी करते हैं, कैश की फॉर्म में करते हैं, जो पेमेंट हम कैश की फॉर्म में करते हैं, कैश समझिए, कैश मतलब मॉनेटरी, एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट फॉर रिसोर्सेज परचेज, जो हम परचेज करते हैं तो उसकी फॉर्म में करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कि मतलब अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट आप कभी भूलोगे नहीं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कन्फ्यूजन रहता है, तो जब दो तीन चार क्वेश्चन लगातार हम उसी पे कर लेते हैं तो फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिएगा, आंसर आपका डी है। यू हैव एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट वाइल अटेंडिंग कॉलेज। एग्जाम्पल है, जब आप कॉलेज अटेंड करते हो, योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर थिंग्स लाइक
ट्यूशन, बुक्स, ट्रैवल, है ना। ट्यूशन के लिए आप कैश देते हो, बुक्स के लिए कैश देते हो, ट्रैवल के लिए कैश देते हो, बेबी सिटिंग एंड द लाइक। योर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? द मनी यू गेव अप बाय नॉट वर्किंग फुल टाइम एट हायर पेइंग जॉब। समझ रहे हो आप? जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट उसमें क्या लगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो हो गई है कि आप कॉलेज जा रहे हो तो जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये हुआ है कि भाई जब आप कॉलेज जा रहे हो, है ना, वो जो टाइम है उसकी कॉस्ट बताना, कहने का मतलब वो जो टाइम है उसकी कॉस्ट जो है वो हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके लिए आप कुछ पे तो नहीं कर रहे हो, लेकिन यू आर मतलब यू आर एक्चुअली पेइंग विच इज़ नॉट सीम्स, मतलब जो दिख नहीं रहा है ना, विच इज़ इनविजिबल। तो वो आपकी हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि जब आप कॉलेज जा रहे हो तो जहाँ पर वो टाइम दे रहे हो उतने टाइम में आप कहीं ना कहीं नौकरी भी कर सकते हो, वहाँ से आपको जो है कि पेमेंट भी मिल सकता है। बात आप समझ रहे हो? तो वही है, योर इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द मनी यू गेव अप, आपने दे दिया है, गेव अप जाने दिया, बाय नॉट वर्किंग फुल टाइम एट ए हायर पेइंग जॉब देन यू नाउ हैव, जो आपके पास अभी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू अर्न $300 a week now but could earn $700 a week in the best alternative, your implicit cost is 400 a week। समझ रहे हो? जैसे कि सपोज आप जो कि कॉलेज जा रहे हो और पार्ट टाइम जॉब कर ले रहे हो कहीं ना कहीं, आपको उसमें मान लो कि ₹1000 मिल रहा है पार्ट टाइम जॉब से, और अगर जो है कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे होते तो आपको मान लो कि ₹10,000 मान लो मिल रहा होता, है ना। तो 9,000 तो आप गिव अप कर दे रहे हो ना, 9,000 आप नुकसान कर रहे हो। तो वो 9,000 आपकी जो है कि वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो किसी और काम जो आप कर रहे हो उसमें लगा दे रहे हो। जैसे कि आप अपना कॉलेज कर रहे हो तो वो कॉलेज में आप अपनी ₹9,000 की वो कॉस्टिंग आप लगा दे रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब वो आपका जो कॉलेज है, आप वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर आप जो पेमेंट दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या हुई? जो आप उसकी फीस दे रहे हो, जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस, जो उसके लिए जो भी खर्च कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, जो कि आपकी क्या हो जाएंगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना। और प्लस जो आप 9,000 नहीं कमा पा रहे हो, जो आप 9,000 नहीं कमा पा रहे हो इसके चक्कर में, कॉलेज के चक्कर में, इस पढ़ाई के चक्कर में, इस स्टडी के चक्कर में, तो आपकी ये पढ़ाई की कॉस्ट यही नहीं जो आप दे रहे हो, ये भी है जो आप भुला रहे हो। तो यानी ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और ये कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, जो भी है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है कि आपकी इम्प्लिसिट, अब आई होप कि आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में पूरी तरह से डाउट खत्म हो गया होगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज, अब देखिए भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, पढ़िएगा कि पहला ऑप्शन क्या है? इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ऑलवेज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऑलवेज स्मॉलर देन मतलब ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑलवेज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। तीसरा है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चौथा है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बताइए इसका भाई कौन सा आंसर होगा? बहुत ज़्यादा जो है कि टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपके लिए आवश्यकता है, वही आप लगाइएगा। क्या होगा बताइए? बताइएगा। देखिए अकाउंटिंग के मतलब से आप समझ रहे होगे कि फर्म में क्या होती है, अकाउंटिंग होती है।
कोई भी फर्म इसमें अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग मान लो भाई किस किस चीज़ की होती है कि 100 रुपये का ये आया, 200 का ये आया, है ना, 50 रुपये का ये आया, 500 का ये आया, है ना, यही तो होता है। और इस तरीके से आया, ये सब होता है, इसको जोड़ के घटा के जो भी है यही सब होता है, अकाउंटिंग में यही तो होता है। वहाँ पे क्या ये होता है कि मैनेजर है, मैनेजर काम कर रहा है ना, तो मैनेजर की कहीं यहाँ पर काम कर रहा है तो उसकी जो है कि जो मान लो कि कहीं उसको 1 लाख रुपए मिलने को था, और जो है कि यहाँ पर जो है कि वो पूरे दिन काम कर रहा है, तो इसकी जो लागत है, जो 1 लाख रुपए ये भी आ गई। मतलब ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। यहाँ पर अकाउंटिंग में केवल और केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोड़ी जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती है। ये आप पहला डिफरेंस समझिएगा। यानी जो है एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, है ना, और एक जो है कि इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट जोड़ी जाती है, एक्सप्लिसिट और आपकी इम्प्लिसिट। ये दोनों कॉस्ट जोड़ कर मिला करके आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों जोड़ी जाती है, और दोनों को मिलाकर के आपकी जो है कि इकोनॉमिक। अब भाई प्रॉफिट की अगर बात करिए तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में फिर क्या डिफरेंस होगा? देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट आप जानते हो कि प्रॉफिट जो है कि आपको मालूम होगा कि रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और लेकिन यहाँ पर कॉस्ट हम तो केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट ले रहे हैं भाई, यहाँ पर तो हम तो अकाउंटिंग में तो केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कॉस्ट मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये आपका अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो गया। और इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट ऐसा बनाया, यहाँ पर ऐसा बना दिया, तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर ये आपका टोटल रेवेन्यू TR माइनस TC होता है। तो TC यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, TC में जो है कि हम एक्सप्लिसिट और टोटल एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यहाँ पर ये जोड़ना, वो निकाल दोगे तो आपको वो प्रॉफिट माना जाएगा कि ये मेरा प्रॉफिट। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अब उस बिजनेस में मुझे मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ महीने का, तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग से जोड़ूँ तो 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, तो मैं कहूँ तो ये कहा जाएगा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट के जोड़ूँ तो मैं ये कहूँगा भैया ये जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, 70,000 तो मैं कहीं काम करता, नौकरी ऐसे कमा लेता, 70,000 तो मेरी वैल्यू है ही है, 70,000 तो मैं ऐसे कमा ही लेता। तो इसमें जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो 30,000 का हुआ है, 70,000 तो मैं वैसे ही कमा लेता, है ना। ये बिजनेस नहीं करता, पूरा दिन यहाँ नहीं रहता, या जो भी मैं कहीं और नौकरी कर लेता, 70,000 तो मेरे वैसे ही बन रहे हैं। तो ये मेरा प्रॉफिट नहीं है 70,000 वो तो मेरी वैल्यू है, वो तो मुझे कमा दी, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना। और जो है ये जो प्रॉफिट हुआ है वो ये हुआ कि इसमें अगर मैंने 1 लाख कमाया है तो 70,000 तो वो कॉस्ट निकाल ही दो, वो तो कमा ही देता मैं हर जगह, 30,000 रुपये इसमें प्रॉफिट है। तो यहाँ पर वो वाली बात करिए, वो आपका होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट, पहला तो उसका आंसर ये है। तो ये तो बिल्कुल कोई गलत हो गया यहाँ पर, ये तो भाई दोनों में डिफरेंस है। ऑलवेज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑलवेज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब आप ये बताइएगा, रेवेन्यू है कोई और यहाँ भी रेवेन्यू, यहाँ से जो है कि ज़्यादा कम, यहाँ से ज़्यादा चीज़ माइनस हो रही है और यहाँ से कम माइनस हो, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा ये होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बड़ा होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट छोटा होगा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ये बता रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये तो भाई बड़ा है ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है कि एज पर जो हमने यहाँ पे देखा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इन्होंने कह दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट इज स्मॉलर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो ये गलत हो गया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा छोटा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक लोग उसके हिसाब से सोचते हैं ना कि भैया जो कि इतनी कमाई नहीं, कम ही है। इक्वल टू द, मैंने वो आपको दिखा भी दिया है प्रूव करके। तीसरा है इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस बोथ, इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस बोथ इम्प्लिसिट। अरे ये तो भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ये तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो ये भी गलत हो गया है। इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये आपका क्या हो गया? सही हो गया ये वाला। टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये आपका हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट, है ना। तो ये आपका आंसर जो है वो आपका डी वाला सही हो गया है। डी वाला जो आपका आंसर है वो पूरी तरह से सही है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पर, डी है। अकाउंटेंट्स कंसीडर मोर मनी दैट इज एक्चुअली पेड टू रन, ये आप समझ लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट है भाई, अब देखिए वही है, उसी का जो है कि पूछ लिया गया जो अभी हमने डिस्कस करा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट देखिए अब फटाफट कर देंगे। इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट गलत, ऑलवेज ग्रेटर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट गलत, इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट गलत, इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस बोथ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सही, जो भी देगा। पिछले डिस्कस कर दूंगा पिछले वाले क्वेश्चन में ना। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, अ नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स दैट, अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट की बात करी गई है ना, टी आर माइनस टी सी, प्रॉफिट हमेशा ये होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करी गई है, तो नॉर्मल प्रॉफिट में आप देखिएगा कि भाई इसमें पहला दे रखा है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, समझिएगा इसको। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज जीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज पॉजिटिव, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नेगेटिव। ये क्या बात हुई, नॉर्मल प्रॉफिट में जो है कि ये लास्ट में जो ये सब चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, अकाउंटिंग, आप पहले आंसर बताइएगा इसका क्या है, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा क्या है। गेस करिए भाई फटाफट, क्या होगा आंसर। द टर्म नॉर्मल प्रॉफिट, आप समझिए नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट में, नॉर्मल प्रॉफिट का अगर आप इस तरह से अगर आप ग्राफ बनाओगे वहाँ पर, तो ग्राफ जो है कि आपका बनता है, तो वहाँ पर इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। मतलब जो है कि ये आपका इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही आपका यहाँ पर जो है कि ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वो मैं बाद में बात करूँगा जब जो है कि भाई उसमें यहाँ पर इसका कोई मतलब है नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है कि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कब होती है, वर्ड्स में समझिए, ग्राफ में आप अभी टाइम लग जाएगा, अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी लागत आ रही है उतने में ही आप चीज़ बेच दे रहे हो। मतलब लागत का मतलब लेबर की, कैपिटल की, मेरी खुद की, यानी जो एंटरप्रेन्योर है जो उसकी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो वो जोड़े बैठा था 70,000, मैंने पिछले एग्जाम बताया कि 70,000 तो मैं कमाई, तो वो अपनी भी उसी में जोड़ देता है, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में वो चीज़ जोड़ देता है। तो उतनी उस प्रोडक्ट की लागत आई, उतने में अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है, यानी जो है कि बिजनेस चलता रहता है, सब लोगों का अपना अपना मिल रहा है, सैलरी निकल रही है एम्प्लॉयज़ की, मेरा एंटरप्रेन्योर जो भी है उसका जो प्रॉफिट नहीं कर सकता, उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट निकल रही है ना। ये चीज़ें हैं, कुल मिला के माना तो प्रॉफिट ही जाता है, वो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है ना वो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब अगर हो रहा है, अगर इतना सब कुछ निकल रहा है और बिजनेस चल रहा है ना, तो जो है कि उसको कहा जाएगा कि हाँ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसको उसको कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, उसको लॉस हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। और ज़्यादातर जो है कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट से ही कंपनियाँ चल रही हैं आज की डेट में, ये चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि जो है कि 1,000 2,000 5 10,000 करोड़ रुपए की जो कंपनी मेरी भी हो, तो उनको लगता है कि बहुत मज़े होते हैं, ऐसा मज़ा उसमें कुछ नहीं होता है। वहाँ भी वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं, वो ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर आप
1 लाख कमा रहे हो तो हो सकता है वो महीने का 5-6 लाख कमा रहे हो, यही होता है। और कभी कभी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाते हैं, कभी कभी लॉस भी होता है, तो वो उतनी टेंशन भी होती है। तो मतलब आप अगर सुख ढूंढना चाहते हो, सुख कहीं नहीं है, सुख है भी और सुख कहीं नहीं है। जैसे ही आपकी अभी ज़िंदगी चल रही तैसी अभी वैसी अभी तभी भी चलेगी, है ना। तो उसमें जो है कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हो, आप इतना बड़ा आप जिम्मेदारी लिए हो, आप जाने कितने लोगों को नौकरी दे रखी है आपने, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पैसे पे हमेशा मत जाइएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात वो होती है कि हाँ, आप जो है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो। है ना, पहले ही टर्म में आंसर दे दिया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट किसे माना जाता है, मैंने कहा था ना कि भैया अगर 1 लाख रुपए किसी को प्रॉफिट हुआ है और उसकी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो है 70,000 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 रुपया, ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर बात करी गई नॉर्मल प्रॉफिट की, कि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, कि जो मैंने कहा था जो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो उसकी निकल रही है। जब अगर उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ही निकलेगी तो वो इकोनॉमिक दिमाग से अपना जब प्रॉफिट सोचेगा, वो कहेगा 70,000 तो मेरा जो है कि ये है, यही निकल रहा है, यानी जो आ रहा है वो 70,000, वो 1 लाख नहीं आकर के वो 70,000 ही आ रहा है, 70,000 ही आ रहा है। वो इकोनॉमिक दिमाग से सोचेगा कि ये 70,000 तो मेरी और नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो आ रहा है वो केवल और केवल जो है कि जो उसकी कॉस्ट है वही निकाल पा रहा है, यानी जो है 70,000 उसकी अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो 70,000 आ रहा है ना। ये चीज़ है, मतलब उसके पास तक अगर ज़्यादा देखो लेबर वेबर का तो आप कहोगे सर लेबर का पेमेंट कहाँ है, 70,000 तो वही लेबर लेबर का तो वो सब अलग की बात है। प्रॉफिट तो भाई इंटरप्रेन्योर को होता है, लेबर को थोड़ी ना होगा प्रॉफिट। तो इसीलिए जो इंटरप्रेन्योर के जो पास आएगा अल्टीमेटली फाइनल जो चीज़ आएगी वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट से ज़्यादा ना हो, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट उसको कुछ भी ना हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट उसको कुछ भी ना हो, और ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट कुछ भी ना हो यानी 70,000 उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये उसकी है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और यही 70,000 जो है कि उसकी क्या है, उसका जो है कि जो है कि आ रहा है, मतलब रेवेन्यू है, टीआर जो भी है ना। तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा भाई, ये पूरा पूरा हो जाएगा जीरो, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में आ जाएगा, ये 70,000 अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंट में दिख रहा है, 70,000 बचा है, आप एंटरप्रेन्योर के पास गया, अकाउंट कह रहा है कि 70,000 एंटरप्रेन्योर के पास गया है, अकाउंट ये बात कह रहा है, उसमें एक्सेल में चढ़ गया ये, तो ये 70,000 ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो जीरो गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज पॉजिटिव, वो जो जीरो है ना पॉजिटिव होगा, और अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नेगेटिव, अकाउंटिंग प्रॉफिट भैया नेगेटिव कैसे, तो यहाँ पर आ रहा है, ये सब गलत हो जाएंगे। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, तो ये आपकी यहाँ पर बात हो जाएगी। और वही यहाँ पर लिख रखा है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो वन टोटल लेवन इक्वल्स टू द कॉस्ट, बाय डेफिनेशन this is where a normal profit is made when a business owner is making normal profit, he is making the minimum amount of money that will give him an incentive to stay in the business, है ना। बिजनेस में तो रहने के लिए केवल उतना पैसा दे रही है ना कम, तो वो जो है कि रहने के लिए, यानी जो है कि अगर उसको 70,000 से भी अगर उसको कम मिलेगा तो फिर वो एंटरप्रेन्योर क्या सोचेगा, वो कहेगा भाई 70,000 तो मैं कहीं नौकरी करके कमा सकता हूँ। यहाँ पर वो वाली फीलिंग्स वाली बात नहीं आएगी, देखो पढ़ाई दे, क्योंकि वो फीलिंग्स उसके अंदर आ जाएंगी कि नहीं मैं कंपनी तो चला रहा हूँ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बेटा आप, या आप जो कि साहित्य नहीं यहाँ पर है, हिंदी साहित्य की फीलिंग्स कभी के अंदर आ गई, कि फीलिंग्स आए कि नहीं, फीलिंग्स तो आती ना, अपना काम बढ़िया है, दूसरे का काम करने से बढ़िया अपना काम बढ़िया है, 10,000 कमा रहे 20,000 कमा रहे अपना कमा रहे, किसी की नौकरी नहीं कर रहा है किसी की बाप की, वो वाली बातें आती है ना, वो सब यहाँ पे नहीं चलेगी, वो फीलिंग वाली बात यहाँ पर, इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, सब सब नंबरिंग सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो वाली बात निकाल दीजिए। तो यहाँ पर कुल मिला के ये मतलब हो कि 70,000 जो
से अगर उसको कम मिलेगा 60, तो वो बिजनेस ही बंद कर देगा। क्यों? वो कहेगा भैया अब मैं अपनी जो है ना, मैं 70,000 कहीं नौकरी कर लूँगा आराम से, वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसको उतने का ऑफर पड़ रखा है। वो कहेगा यहाँ भी दिन भर काम करना, वहाँ भी दिन भर काम करना है, 70,000 वहाँ मिल जाएगा, फिर मैं क्यों 60,000 50,000 40,000 ये सब क्यों करूँ, है ना, ये क्यों लूँ? तो वो नहीं मानेगा। तो वही है कि स्टे इन द बिजनेस। तो वो 70,000 उसको मिले तो वो स्टे रहेगा, 70,000 अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो नहीं स्टे करेगा, वो छोड़ देगा। ये चीज़ें हैं। 9th क्वेश्चन पढ़िएगा। 9th क्वेश्चन पढ़िएगा। फिक्स्ड इनपुट्स आर रिसोर्सेज। फिक्स्ड इनपुट्स आर रिसोर्सेज, बहुत ध्यान से, फिक्स्ड इनपुट, फिक्स पे ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है हुज क्वांटिटीज डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन। दूसरा है हुज क्वांटिटी डू नॉट चेंज इन द लॉन्ग रन। हुज क्वांटिटीज कैन बी चेंज इन एनी टाइम विच आर टू लार्ज एंड बल्कि टू बी मूव्ड इजिली। भाई इससे सरल तो मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो, ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। फिक्स्ड इनपुट्स पढ़ते हैं भाई। विच आर टू लार्ज एंड बल्कि टू बी मूव्ड इजिली। ये कौन सी बात है, लार्ज बल्कि, ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं। विच आर टू लार्ज एंड बल्कि टू बी मूव्ड। मूव्ड कैसे भाई? फिक्स्ड है और मूव्ड भी है। आप अगर आप वही इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर ही वही यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तभी गलत हो जाएगा। फिक्स्ड है तो मूव्ड इजिली कैसे? मूव भी इजिली, बिल्कुल ही गलत हो गया है ना। हुज क्वांटिटीज कैन बी चेंज एट एनी टाइम। फिर यहाँ पर देखो चेंज, फिक्स्ड है तो भी चेंज कैसे हो जाएगा? एनी टाइम। हुज क्वांटिटी डू नॉट चेंज, कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छा लगा थोड़ा हमको, डू नॉट चेंज इन द लॉन्ग रन। अरे लॉन्ग रन में तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको, लंबे समय में तो कुछ भी हो सकता है भाई। आज दिक्कत है, आज समस्या है, लेकिन लंबे समय में तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। जो फिक्स है वो भी फिक्स नहीं रहेगा, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो लॉन्ग रन ये तो गलत हो जाएगा। लॉन्ग रन में तो कुछ फिक्स है ही नहीं। लॉन्ग रन में तो एवरीथिंग इज वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होता है? फिक्स, आपने सुना होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ना, कुछ ना कुछ फिक्स रहता है। लेकिन लॉन्ग रन में सब बदल जाता है। हुज क्वांटिटीज डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन, ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन में जो है कि वो क्वांटिटी उसकी जो जिसकी चेंज नहीं होती है ना, जैसे प्लांट का साइज शॉर्ट रन में है, अभी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में वो कुछ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें बोर्ड बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के। तो वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, है ना। 10th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ही आप ये देख लीजिएगा, आपका ये जो है कि बाकायदा जो है कि वन द फर्म बाय अ मशीन, दैट मशीन हैज़ टू बी पेड फॉर रिगार्डलेस द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, कुछ भी आउटपुट हो। इवन इफ द आउटपुट वॉज जीरो द पेमेंट ऑन द मशीन स्टिल हैव टू बी मेड, है ना, एंड देयर फॉर फिक्स कॉस्ट। मान लो मशीन आपने कोई किराए पे ली, मान लो कि 1,000 रुपये किराए महीना, अब उससे आप आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना करो, उसका तो रेट जान ही जाना है, वो फिक्स्ड है ना। एक शॉर्ट रन के लिए, लंबे समय में तो एक और मशीन ले आएंगे, है ना। अब जो है कि 10th क्वेश्चन आप समझिएगा। 10th क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम। बताइए कितना अच्छा जो है कि क्वेश्चन है। इन विच ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, मतलब अच्छा, मतलब इजी है आप लोगों के लिए, मतलब सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, ये तो बात नहीं जमी। ऑल इनपुट कैसे फिक्स हो जाएंगे? रॉ मटेरियल कैसे फिक्स हो जाएगा? शॉर्ट रन है ना, तो वो रॉ मटेरियल आ रहा है, कल की डेट हमको ज़्यादा होना, ज़्यादा रॉ मटेरियल ले आएंगे। इन विच एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, ये सही लग रहा है, ये तो गलत हो गया है। इन विच नो इनपुट आर फिक्स्ड, ये तो गलत हो गया है। शॉर्ट रन में तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि भैया रेंट शॉर्ट रन थोड़ी बढ़ा देंगे, वो जगह जो भी है। 1 ईयर और लेस, ये जो है कि ये हम ये नहीं कह सकते 1 ईयर और लेस। मैंने कहा था कि अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग फिक्स्ड होता है भाई। अब कोई मान लो कि स्पेस एस्ट्रोनॉटिक्स कंपनी है, अब उसके लिए शॉर्ट रन तो हो सकता है भैया 10 साल हो, है ना, क्योंकि कोई उसको एक एक्स्ट्रा मशीन बनानी है स्पेस में, जो है कि स्पेस शटल बनाना है, तो उसको उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो उसके लिए तो कोई टाइम डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन विच एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, ये सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे।
तो इसमें आंसर देखिए बी है। इन द शॉर्ट रन बिजनेस कैन नॉट चेंज इट्स प्लांट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अ फर्म कैन हायर न्यू वर्कर्स, है ना, शॉर्ट रन में वही हायर कर सकती है। हैव इट्स वर्कर्स वर्क लॉन्गर आवर्स, लॉन्गर समय तक बात। तो शॉर्ट रन में क्या है कि ना अदर इनपुट जो है कि वेरी कर रहे हैं ना, वर्कर लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ज़्यादा वर्कर। और चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन इन द शॉर्ट रन। वंस इट चेंजेस इट्स प्लांट कैपेसिटी इट मूव्स इनटू द लॉन्ग रन। प्लांट की भी साइज अगर बड़ा कर देगा तो वो लॉन्ग रन में बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिटायरिंग मशीनरी और टेकिंग ऑन न्यू मशीन, मूविंग टू लार्जर स्मॉलर बिल्डिंग्स। तो ये आपका जो है कि हो जाएगा। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में आई होप you are very much clear in both. Total product is the same as, total product is the same as total resources used, total revenue, total utility, total output। क्या है बताइए? टोटल प्रोडक्शन कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। टोटल प्रोडक्ट इज सेम एज, भाई टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बताइए? पहला है टोटल रिसोर्सेज यूज्ड, पहला ये है टोटल रिसोर्सेज यूज, जितने जो रिसोर्सेज यूज करे गए हैं उसके बराबर है, उसके समान है। दूसरा है टोटल रेवेन्यू, तीसरा है टोटल यूटिलिटी, और चौथा टोटल आउटपुट। तो ये वाला सही हो गया है भाई। टोटल प्रोडक्ट जो है कि टोटल आउटपुट है। यही एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो उसमें आप लिखा होगा कि टोटल आउटपुट ऑफ ए फर्म इज दिस एंड दिस। तो वहाँ पर फिर आपको अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या मानोगे? टोटल आउटपुट। अब ये टोटल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू तो जो टोटल आउटपुट क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है। तो अगर हमारे 100 क्वांटिटी यानी टोटल आउटपुट, ये तो टोटल प्रोडक्ट यही तो है 100, टोटल प्रोडक्ट 100 बना है, 100 यूनिट। और इसका अगर 10 रुपये कीमत है तो वो तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 थोड़ी ना बना है, तो रेवेन्यू 1000, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। टोटल रिसोर्सेज यूज, रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? अब इसको 100 यूनिट बनाने के लिए क्या पता हमने 1000 रिसोर्स यूज़ करे हैं उसके अंदर, है ना, 1000 टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करें तो वो थोड़ी हो जाएगा, या मतलब 2 ही करें तो वो 2 थोड़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज द, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मैंने कहा था कि मान लो कि पहले लेबर मान लो कि 2 क्वांटिटी बन रही थी, या मान लो कि 5 बन रही थी, है ना, और दूसरे में जो है कि क्वांटिटी बनने लगी कितनी? 15। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5 से 10 बनने लगी, 5 से 15 हो गई यानी 10। यानी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और यूनिट इंक्रीज इन लेबर। एक यूनिट के बढ़ाने से जो भी आउटपुट में चेंज होता है। कॉस्ट ऑफ वन वर्कर, मार्जिनल प्रोडक्ट है भैया, ये कॉस्ट थोड़ी हो जाएगी, गलत। एवरेज आउटपुट पर वर्कर, गलत। चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, गलत। रेवेन्यू की बात ही नहीं है यहाँ पर, आउट क्वांटिटी की बात है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ी ना है। तो ये हो जाता सही अगर मार्जिनल। चेंज इन आउटपुट फ्रॉम यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर, ये आपका डी आंसर। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो चीज़ें आपके लिए, ना चीज़ें बस क्लियर हों आपके लिए। क्योंकि जो है कि ना कई बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं इसके बाद जो है कि ना और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लाऊंगा, अभी ये चल रहा है, उसके बाद और मैं टिपिकल क्वेश्चन लाऊंगा। देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है क्लास के लिए चलते हुए, 49। और 1 घंटे की क्लास करेंगे, कुछ जो भी क्वेश्चन और जाते हैं फटाफट कर लेते हैं। टू अ फर्म फेसिंग कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस, एक फर्म टू अ फर्म फेसिंग कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। कह रहा है कि टू अ फर्म फेसिंग कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस, मतलब जो है कि जो इनपुट के प्राइसेस हैं, है ना, वो कांस्टेंट हैं। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, मार्जिनल रिटर्न्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मैंने बताया ना इस तरीके से टीपी जाता है तो यहाँ पर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। तो यहाँ पर मार्जिनल रिटर्न्स क्या है? इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये पहला है, मीन्स दैट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्ट, means that each additional unit of output cost more produced than previous unit। जो है कि अब ऐसा कैसे होगा जब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, है ना, फर्म और कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस है, इनपुट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, लेकिन मार्जिनल रिटर्न जो है कि वो बढ़ रहा है।
तो आप ये बताइएगा जो एक्स्ट्रा यूनिट बनेगा तो उसके लिए क्या ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा? ये तो गलत हो गया ना पूरा, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है और इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न जो है कि वो बता रहा है, तो ये गलत हो गया है। दूसरा है मीन्स दैट मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज डिक्रीजिंग, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग एज मोर और मोर इनपुट इज यूज्ड, ये भी गलत हो जाएगा भैया। मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न है ना, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज हो जाएगा? जब इंक्रीजिंग, जब प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो मार्जिनल लेबर भी डिक्रीज हो जाएगा। कैन अकर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये बिल्कुल सही है ना। ये तभी तो होगा जब जो है कि भाई इसका कहने का मतलब जब जो है ज़्यादा जो है कि लेबर लगा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो यानी जो है कि ज़्यादा लेबर लगाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी एक और लेबर आने से प्रोडक्टिविटी पिछले वाले लेबर जो कर रहा था उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी, जो एक्स्ट्रा लेबर लगा है वो उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है। इसका मतलब उसके आने से क्या, उसके आने से ये हुआ कि काम बट गए, लेबर बट गए अपने अपने काम के लिए, इसीलिए तो आउटपुट ज़्यादा हो गया भाई। लेबर डिविजिबिलिटी से तो आउटपुट ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लो एक लेबर कर रहा था 4 यूनिट प्रोड्यूस और 2 आए तो 10 यूनिट प्रोड्यूस, यानी आपने तो कहा था एक 4 का तो 2 तो 8 करने चाहिए, लेकिन ये तो क्या है कि 10 प्रोड्यूस करने लगे। यानी जो है कि दूसरा वाला लेबर आया वो क्या 6 बना रहा है, और जो है कि वो पहला वाला 4 ही बना रहा, दूसरा क्या 6 बनाने लगा, वो क्या स्पेशलिस्ट था? ऐसा नहीं, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेन जो होता है वो ये होता है कि पहले ये अकेला, मान लो कोई काम था, मान लो ये पेन बन रहा था, तो अकेला ही जो है कि ये पेन की बॉडी बना रहा था, उसमें इंक फिल कर रहा था, इसकी जो बॉडी बना रहा था और उसमें जो इंक फिल कर रहा था, अकेला कर रहा था ये। अब ये आ गया तो उसने कहा कि भैया एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ बॉडी, तुम फटाफट इंक भरो, तो इसका इंक भरने में हाथ साफ हो गया, ये इंक का स्पेशलिस्ट हो गया, और ये बॉडी इसकी बनाने में जो एकोमुलेट, या मान लो कि जो यहाँ पर इसको बनाने में जो है कि ये हो गया स्पेशलिस्ट। तो ये लेबर जो है कि डिवीजन हो गई, यहाँ पर जो है कि लेबर स्पेशलाइज्ड हो गए अपने अपने काम में, है ना। लेबर जो है कि अपने अपने काम में क्या हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए, इसीलिए जो है कि मार्जिनल रिटर्न जो है कि वो बढ़ रहे हैं कांस्टेंट लेबर। यानी ऐसा नहीं कि दूसरा वाला लेबर लाए, इसका हमने प्राइस बढ़ा दिया तो ये प्राइस बढ़ा दिया तब ये काम कर रहा है ना, कि नहीं मेरी तनख्वाह ज़्यादा है इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि कांस्टेंट इनपुट प्राइसेस, इनपुट के जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट हैं। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर व्हाट विल बी द आंसर, कैन अकर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। 14th क्वेश्चन, आंसर आपका इसका वही होगा सी। 14th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, देखिए अब समझिएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है ना, एक टाइम पे जो लेबर ज़्यादा लगा दी है, स्टेट्स दैट एज एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर कंबाइंड with fixed input in the production process, the total product decreases by larger and larger amount, diminishing marginal return, है ना। और इन्होंने कहा कि टोटल प्रोडक्ट क्या करता है, डिक्रीजेज बाय लार्जर एंड लार्जर अमाउंट, डिक्रीजेज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज बाय, ये तो गलती हो गया पूरा, ये भी गलत हो गया है ना। डिक्रीज अगर वो तो अगर वो डिमिनिशिंग है तो डिक्रीज तो करेगा ही करेगा। अब ये है कि डिक्रीजेज बाय लार्जर एंड लार्जर अमाउंट्स या डिक्रीज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर का मतलब ये होता है कि पहले 6 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, ऐसा क्यों होगा भाई? भाई अगर लेबर ज़्यादा लगाते जाएंगे तो हमने ये देखा था ना कि एमपी जो है कि यहाँ पर जीरो आता है, जीरो से नीचे घुस जाता है, क्यों? अगर ये मान लो कि 6 4 ऐसे कम होगा तो फिर तो ये कभी टच ही नहीं करेगा, फिर तो ऐसे जाएगा ये, है ना। उसके बाद तो फिर तो ये कभी नहीं होगा, फिर ये तो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये नेगेटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा जो है कि डिक्रीज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये डिक्रीज करता है लार्जर एंड लार्जर अमाउंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सही है ना। आंसर जो है कि ए जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये आंसर तो दे रखा है डी, एक बार देखते हैं। डिमिनिशिंग द टोटल प्रोडक्ट, law of diminishing marginal returns states that
as additional unit of variable input are combined with fixed inputs in the production process, the total product increases by smaller and smaller amount. अच्छा, देखिए प्रोडक्शन में जो है कि स्टेजेस होती है दो, प्रोडक्शन में दो स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर बात इन्होंने कही है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स। देखिए अब अगर आप टीपी का डायग्राम ड्रॉ करोगे, है ना, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, है ना, और ऐसे, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि ये वाला तो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वाला होता है। ये होता है आपका कॉन्वेक्स, तो ये होता है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर क्या होता है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट। और यहीं पर जो है कि डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न भी यहाँ पर अप्लाई होता है। बिल्कुल बात सही है। तो एमपी ऐसे जाएगा और यहाँ पर जो है कि एमपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है। हाँ, यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट की बात यहाँ पर करी गई है ना। तो टोटल प्रोडक्ट जो है कि आपका क्या होगा, इंक्रीजेज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट। तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर पहले ये क्या क्या करेगा, पहले 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा। तो ये इंक्रीजेज बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट, यहाँ पर ये वाली बात हो जाएगी कि ये इंक्रीज कर रहा है स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट से, इंक्रीज ये कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और मैंने जो है कि यहाँ पर ये कहा था कि ये यहाँ पर एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि डिक्रीजेज बाय लार्जर एंड लार्जर अमाउंट। तो वो मैंने यहाँ पर इस वाले स्टेज की बात करी कि यहाँ पर ये लार्जर और लार्जर के हिसाब से जो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर ये हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न यहीं पे अप्लाई होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये मार्जिन रिटर्न जो है कि वो यहाँ पर तो आप कहें तो नेगेटिव में चला जाता है। डिमिनिश क्या करता है, यहाँ पर तो सीधे सीधे मार्जिन रिटर्न क्या हो जाता है, एमपी जो है मार्जिन प्रोडक्टिविटी, वो डिक्रीजिंग में चली जाती है ना, नेगेटिव में चली जाती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर एमपी जो है कि क्या होता है, यहाँ पर जब जब टीपी मैक्सिमम तो एमपी जीरो और उसके बाद ही जीरो। तो यहाँ पर जो है कि आपका मार्जिन रिटर्न जो है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव में चला जाएगा और टीपी आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है ना, वो आपका यहीं पर जो मार्जिनल रिटर्न है वो डिमिनिश यहीं पे करते हैं, यहीं पर जो है कि इट इज़ इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से और टोटल प्रोडक्ट जो मैक्सिमम होता है उसके बीच में। तो आपका आंसर जो है कि डी जो है वो सही हो जाएगा कुल मिला के, है ना। तो ये चीज़ें होती, पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि आपको लगेगा डिमिनिशिंग है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये करा, तो इसी तरह से चीज़ें होती। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को हमको बहुत बारीकी से पढ़ना है ना। 15th क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन क्योंकि 1 घंटा हो चुका है शायद, है ना। 15th क्वेश्चन देखिए, द टोटल प्रोडक्ट विल डिक्रीज एज मोर ऑफ एन इनपुट इज एडेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली इफ, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्ट में क्या करेगा, विल डिक्रीज एज मोर ऑफ एन इनपुट इज एडेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ये आपका हो गया है बिल्कुल सही। द प्रोडक्ट इज एन इंफीरियर गुड, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। यहाँ पर टीपी डिक्रीज की बात करी गई है कि टीपी जो है कि वो आपका डिक्रीज कब करेगा। तो भाई मैंने कहा था ना पिछले वाले लेक्चर में कि टीपी जो है वो ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम और इसके बाद ही डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो एमपी जो है वो हो जाता है आपका जीरो, और यहाँ से जो है कि फिर ये जब डिक्रीज करना लगेगा तो एमपी नेगेटिव चला जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, है ना, एमपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, जो है कि अभी आप कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन विथ फुल डिस्कशन, ओके। एंड आई होप वट एवर द टॉपिक्स आई डिस्कस आर क्लियर टू यू। वी विल बी सून मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन,
there hopefully I may be starting lecture 10 or another unit like risk and uncertainty of microeconomics. So, okay, so we will be meeting very soon over there, and the remaining questions, okay, of this MCQ session, that also we will be discussing in upcoming lectures, okay, upcoming session. Okay, thank you for now, have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.